नमस्कार, आप देख रहे हैं ओमकार आवामी और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। 2019 अपने साथ कई किस्से कहानियों को समेटे चला गया है। राजनीतिक जगत, सामाजिक जगत, खेल कूद, विज्ञान, अध्यात्म, हर जगत में काफ़ी हलचलें देखने को मिली। हम अभी बात करेंगे अपने कुछ सहयोगियों से और जानेंगे कि बीते साल की वो दो कौन सी बड़ी घटनाएं हैं जो उनसे पूछा जाए तो उनके दिमाग में आता है, और क्यों वही दो घटनाओं के बारे में वो अचानक से पूछे जाने पर याद करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, वो घटनाएं बेहद चर्चित रही होंगी और अपने समय में काफ़ी प्रभावशाली तरीके से समाज पर उनका असर पड़ा होगा। इस वजह से संभवतः हमारे सहयोगियों की नज़र में वो घटना गड़ गई है। तो सबसे पहले हम अपने वरिष्ठ सहयोगी वासुदेव ओझा जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि कौन सी दो बड़ी घटनाएं उन्हें याद आती है पूछे जाने पर। आइए मिलते हैं। वासुदेव ओझा जी, अगर आपसे कहें कि 2019 की दो बड़ी घटनाएं आपके लिए कौन कौन सी हैं, तो जो सबसे पहले घटना दिमाग में आती है? राम मंदिर पर फैसला आना देश के करोड़ों लोगों की आस्था का विषय रहा है और इस पर तरह तरह के राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती रही हैं। ये कहा जाए तो ये सत्ता और संघर्ष का केंद्र बन गया था राम मंदिर, जिसका पटाक्षेप सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से कर दिया। देश के सांप्रदायिक संभाव को बिना बिगाड़े, बिना क्षति पहुंचाए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, ये कहा जाए तो राजनीति के सत्ता और संघर्ष के केंद्र का पूरा तरह से निर्मूल कर दिया। ये एक समुदाय अपनी जगह पर, दूसरा समुदाय अपनी जगह पर, सबको मान लेना चाहिए इस फैसले को। ऐसे और सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, एक तरह से कहें तो सुप्रीम कोर्ट के भी कार्यकाल के इतिहास में ये अद्भुत मामला था जो काफ़ी लंबे समय से खिंचा चला आ रहा था और इतिहास के साथ भी इसका जुड़ाव था। तो इतिहास को लेकर भी हमारे देश में विशेष तरह की राजनीति होती है, तो काफ़ी प्रभावशाली रहा ये। हाँ, ये इसके लिए तो भाई सुप्रीम कोर्ट बधाई का पात्र है, और ख़ास करके चीफ जस्टिस, तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जिन्होंने बिना छुट्टी लिए सप्ताह में 5 दिन सुनवाई करके 6 दिन तक किया, शनिवार को भी सुनवाई किया उन्होंने, और तय समय से पहले फैसला दे दिया। और फैसला ऐसा दिया कि न इतिहास को क्षति पहुंची, न समाज के सांप्रदायिक सद्भाव को क्षति पहुंची, और नहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ। इतने सलीके से उन्होंने फैसला दिया, स्वागत जो है, सैल्यूट है उनको। और ये एक ऐसा फैसला रहा कि कुछ विशेष राजनीतिज्ञों को इस पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का भी मौका नहीं मिला। हाँ, अब तक इसको मुद्दा बना करके राजनीतिक रोटियां सेकी जाती रही है। कोई एक पक्ष को संतुष्ट करता था, कोई दूसरे पक्ष को संतुष्ट करता था। अब देखिए, आडवाणी जी 1990 में रथ यात्रा लेके निकले इसी राम मंदिर को लेकर के। भाजपा की गाड़ी वहीं से बढ़ी। अगर आडवाणी जी ने अभी तत्कालीन मैंने वर्तमान राजनीति में कहा है तो राजनीतिक पितामह है, और उन्होंने रथ यात्रा सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक निकाली, गिरफ्तार भी किए गए, लेकिन भाजपा की जड़ वहीं से मजबूत हुई। और भाजपा कुछ लोगों की, कुछ समुदाय के, एक समुदाय के लोगों भावनाओं को भुना करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकती रही। अरे हम भी हिंदू हैं, आस्था है राम मंदिर में, लेकिन इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन लोग राजनीतिक फायदा लेते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सारी राजनीति खत्म कर दी, सत्ता और संघर्ष के इस केंद्र को मिटा दिया उसने। अब कोई इस पर राजनीति नहीं करेगा। लेकिन फिर भी राजनीति तो हुई। हमने झारखंड चुनाव में देखा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह तक कहते आए कि अब 4 महीने में भव्य राम मंदिर बनेगा, इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश हुई। महाराष्ट्र चुनाव में भी, और शिवसेना के लिए तो ये मुद्दा बेहद अहम था। तो उन राज्यों में जहां चुनाव हुआ, इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश तो हुई, थोड़ी बहुत कोशिश तो लगातार जारी रहेगी। अभी भी कुछ लोग इसका कुत्सित प्रयास कर रहे हैं कि सामाजिक सद्भाव बिगड़ जाए, लोग आपस में लड़े कटेंगे, नहीं तो उनकी राजनीतिक रोटी कैसे बनेगी, उनकी सत्ता का स्वार्थ कैसे सिद्ध होगा।
अभी भी कुछ लोग एक पार्टी को भड़का के फिर अपील करवा रहे हैं पुनर्विचार याचिका। कोई कुछ कह रहा है कि हमको केवल उतने नहीं चाहिए, पूरा चाहिए, हम मंदिर मस्जिद दूसरी जगह नहीं बनाएंगे। ये सब क्या है? लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो ये फैसला स्वागत योग्य है और इसको देश की जनता को मान लेना चाहिए, नेताओं को ही मान लेना चाहिए। और पूरे देश ने एक तरह से माना, क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि इस मामले पर जब फैसला आएगा तो बेहद ही सांप्रदायिक माहौल हो जाएगा, हिंसा की भी संभावना जताई गई थी। कई राज्यों में तो पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया था, कई संवेदनशील इलाकों में पुलिस बेहद हाई अलर्ट पर थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लोगों ने सौहार्दपूर्ण माहौल में इस फैसले को स्वीकार किया। स्वीकार कर लिया। ये लोग अब समझने लगे हैं कि आपसी लड़ाई झगड़े से किसी समस्या का हल नहीं होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तैयारी के साथ फैसला दिया। चलिए, अब दूसरी बड़ी घटना के बारे में अगर कहें तो वो कौन सी आपके दिमाग में याद आती है? आज़ादी के बाद इस देश में कश्मीर जब राज्यों को विलय करने की समस्या आई, उसमें कश्मीर के राजा हुआ करते थे हरि सिंह जी, और वहाँ के एक प्रसिद्ध नेता थे अब्दुल्ला। उन्होंने कश्मीर को विलय तो कर दिया भारत में, लेकिन एक शर्त के साथ, भाई उनका संविधान अलग रहेगा, भारत का संविधान अलग रहेगा। भारत 3 मामलों के अलावा भारत सरकार कोई फैसला नहीं ले सकती थी कश्मीर में। ये 3 मामले थे: रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और संचार मंत्रालय। बाकी मंत्रालयों के संबंध में कानून बनाने के लिए वहाँ की राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी थी। लेकिन ये पहली घटना है कि एक सरकार आई, चाहे जिस पार्टी की हो, उसने ये बढ़िया काम किया कि 370 और 35(a) को हटा दिया, और 35(a) जो है वहाँ के नागरिकों की परिभाषा के लिए वहाँ की विधानसभा, वहाँ की राज्य सरकार अधिकृत थी। वहाँ 2 संविधान, 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान की व्यवस्था थी। लेकिन अब 1 निशान, 1 विधान और 1 ही प्रधान रहेगा, चाहे जो भी रहे। तो ये बहुत बड़ी घटना है। और जम्मू कश्मीर के लिए, वहाँ के लोगों के लिए इस बदलाव को किस तरह से देखते हैं? जम्मू कश्मीर के लोग हों या कहीं और के लोग हों, इन लोगों को बरगलाने का काम ये राजनीतिक दल के नेता करते हैं। नहीं बरगलाएंगे तो उनकी वोट बैंक कैसे उनको भाई मिलेगा, उनका वोट बैंक कैसे बना रहेगा। हालांकि इस फैसले से, इस नए संशोधन से वहाँ के लोगों का विकास ही होगा, राज्य का विकास होगा। उसमें राज्य सरकार कहीं रोड़े नहीं अटका पाएगी अब। और जो नागरिकता का सवाल है, तो वहाँ ये था कि वहाँ की ज़मीन कोई दूसरा राज्य का आदमी नहीं खरीद सकता है। वहाँ का व्यक्ति अगर किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति के साथ शादी कर रहा था तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाती थी। ये क्या बात है भाई? तो भारत, अखंड भारत कैसे रहेगा हमारा? अखंड भारत के लिए जरूरी था। और अब तक केवल कहा था कि अभिन्न हिस्सा है हमारा कश्मीर। अभिन्न हिस्सा नहीं, हमारा हिस्सा है ही। इसमें अभिन्न का सब लोग जोड़ के लगता था कि इससे अलग हैं, लेकिन नहीं। और ये मामला जब लोकसभा और राज्यसभा में पहुंचा तो काफ़ी गर्मा गर्म बहस देखने को मिली, काफ़ी तल्ख टिप्पणियां हुई, यहाँ तक कि कागज़ फाड़ने, कुर्ता फाड़ने का मामला भी सामने आया कुछ नाराज़ जनप्रतिनिधियों द्वारा। ऐसे तो आपको बताया ना कि अगर नहीं करेंगे लोगों को कहते थे खून की नदियाँ बह जाएंगी, कुछ नहीं हुआ। चाहे जिस तरह से वहाँ शांति रही, फौज के चलते रही या लोगों की समझ के चलते रही, ये बहुत बड़ी बात है। आपने कहा ना कि लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे ये बात को, तो वहाँ के लोग भी समझ रहे हैं इस बात को। राजनीतिक दलों के, राजनीतिक नेताओं की चुचलेबाजी को जनता अब समझ चुकी है, किसी की झांसे में नहीं आने वाली है, और वो किसी तरह देश को विखंडित नहीं होने देगी, आपसी भाईचारा को बिगड़ने नहीं देगी। जनता इस बात को समझ रही है। और राज्य के कुछ प्रमुख नेताओं को नज़रबंद भी रखा गया, कुछ अभी तक नज़रबंद हैं, तो उसको लेकर भी काफ़ी राजनीतिक हंगामा मचा। तो क्या लगता है इस फैसले को किस तरह से देखा जाए?
राजनीतिक नेता मतलब उन लोगों को तो कहा था कि अलगाववादी, वो नेता कैसे हुए? जो अपने को अलगाववादी कहता है वो हमारा नेता कैसे हो सकता है? वो तो आतंकवादी है। ऐसे लोगों को तो जेल में ही रहना चाहिए परमानेंट, बाहर आने का कोई हक नहीं है जो अलगाव की बात करता है। हमारा सिद्धांत हमारा रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, तो जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है वो अलगाव की बात कैसे सोचेगा भाई? ये हमारी परंपरा रही है, हमारी सभ्यता रही है, हमारी संस्कृति रही है। ये तो छोटी बुद्धि वाले लोग करते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार हृदय वाले हैं तो उनके लिए तो पूरा संसार एक परिवार है। तो जहाँ की परंपरा, जहाँ की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की रही हो, वहाँ जो लोग अलगाव की बात करें, अपने को अलगाववादी कहें, वो नेता कैसे हो सकते हैं? चलिए, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर पहचान बन चुकी है इन दोनों की, लेकिन एक हिस्सा है पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, अब कहें तो साफ तौर पर, उस पर भी स्पष्ट तौर पर मौजूदा सरकार में गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने संसद में दावेदारी की, कहा कि हमारा हिस्सा है, उसके लिए तो जान भी दे देंगे। काफ़ी गर्मा गर्म बहस पीओके को लेकर भी हुई। तो अब क्या लगता है, पीओके को लेकर भी भारत आगे बढ़ रहा है, वो भी अपने कब्जे में आ जाएगा? कब्जे में आएगा, और करने के लिए सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी होगी अपनी। केवल संसद में भाषण दे देने से, संसद में प्रस्ताव पारित कर देने से नहीं होगा, उसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और तमाम वैश्विक दबावों को नज़रअंदाज करते हुए उस इच्छा शक्ति दिखानी होगी आपको। अगर आप डर गए कि अमेरिका चाप देगा, रूस चाप देगा, चाइना चाप देगा, दबाव डालेगा, हम मर जाएंगे, अरे मरेगा तो सब लोग, लेकिन जब हमारा है तो हमारा है, उसके लिए हिम्मत दिखानी होती है। अगर आदमी हिम्मत करता है तो उसकी मदद ईश्वर करता है। सरकार भी आगे बढ़े, जनता जनार्दन उसके साथ है। जिस पार्टी की सरकार है, जिसमें हिम्मत हो। एक सरकार मोदी जी की आई, कर दी, 370 हटा दिया, बहुत बढ़िया काम किया। हालांकि कुछ फैसले उनके गलत भी हुए हैं, लेकिन ये फैसला तो देश की जनता के एकदम अनुकूल है। कम से कम आप समर्थन कर रहे हैं इस फैसले का? 370 का तो समर्थन बिल्कुल करते हैं। चलिए, तो वासुदेव ओझा जी की नज़र में ये दो बड़ी घटनाएं, और वाकई में ये दो बड़ी घटनाएं कही जा सकती है। एक घटना पूरे देश के आंतरिक व्यवस्था से संबंधित, राम मंदिर का मुद्दा आस्था से जुड़ा हुआ, देश भर के लोगों से जुड़ा हुआ, और दूसरी घटना जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर प्रभाव डालने वाली थी, क्योंकि कश्मीर को लेकर वैश्विक मंच इसमें जुड़ा हुआ था। और ऐसे में इन दो बड़े मुद्दों का निपटारा कर मोदी सरकार ने दो बड़ी उपलब्धि हासिल की ही है, और जाहिर तौर पर ये बीते साल की दो बड़ी घटनाओं के लिस्ट में वासुदेव ओझा जी की सबसे बड़ी दो घटनाएं हैं। अगले सहयोगी के पास चलते हैं और उनसे भी जानेंगे कि उनकी लिस्ट में साल की दो बड़ी घटनाएं कौन सी रही। बने रहिए हमारे साथ।